ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी कि डेमोक्रेसी इंडिया में 600 बीसी में एग्जिस्ट करती थी। डेमोक्रेसी के नाम पे हम रोमन रिपब्लिक, ग्रीक सिविलाइजेशन की बातें करते हैं। मैंने भी अपने पिछले वीडियो में रोमन रिपब्लिक की खूब तारीफें की थी, मगर एंशंट इंडियन हिस्ट्री में जो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी का पीरियड है, जो बहुत बोरिंग लगता है, जो ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया भी जाता है तो शॉर्टकट में निकाल दिया जाता है। वो एक ऐसा कमाल का पीरियड है जिसके अंदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ट्राइबल सोसाइटी से निकलकर 16 किंगडम्स के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जिन्हें जनपद बोला जाता है। इस समय वैदिक एज खत्म हुई थी, राजे महाराजाओं के राजपाट शुरू हुए, जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स इंडिया में डेवलप होने लगे और इंडिया एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज होने लगा वर्ल्ड में। यह है वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड 13, भारत के महाजनपदों के बारे में जो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक एग्जिस्ट किया करते थे। यह पीरियड था वैदिक एज के खत्म होने के ठीक बाद, जिसको हमने एपिसोड 7 में डिस्कस किया था। इस वीडियो के बाद में मैं रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक काम की बात, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसे कि यूपीएससी एक्सेट्रा, या फिर कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे आईआईटी, जेईई, नीट एक्सेट्रा, या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, क्रैक किए हैं, जैसे कि यूपीएससी का, आईआईटी, जेईई का, गेट का, और इनको देखकर मैंने ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, कई सारी ऐसी बारीकियां सीखी हैं, एग्जाम को एनालाइज करने के तरीके, स्टडी के पैटर्न्स, कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अपने माइंड को शार्प करना है, कैसे पीसफुल रखना है। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं एक लाइव जूम पर क्लास लेकर आप सबको समझाऊंगा। पिंड कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए, इसमें सीट्स लिमिटेड होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के महाजनपदों की कहानी। अब वैदिक एज में इंडिया में एक क्लास सिस्टम शुरू हुआ, जिसके अंदर सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना, राजाओं को गाइड करना, उनके गुरु बनना और रिचुअल्स करना। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते थे क्षत्रिय, जिनका काम होता था रूल करना या फिर युद्ध लड़ना, लड़ाइयां लड़ना, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। तीसरे नंबर पर आते थे वैश्य, जिनका काम था व्यापार करना, कई सारी चीजों की खरीद बेच करना। और चौथे नंबर पर आते थे शूद्र, जिनका काम होता था सारे लेबर इंटेंसिव काम, जैसे कि कपड़े सिलना, जूते बनाना या फिर मकान बनाना, कुएं खोदना। पहले किसी इंसान के गुण, उनके स्किल्स देखकर यह तय किया जाता था कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाना है, मगर धीरे धीरे ये स्किल बेस्ड सिस्टम एक हेरिडिटरी सिस्टम बन गया और राजा का बेटा राजा बनने लगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। तो ये जो क्वालिटी बेस्ड सिस्टम था, ये हेरिडिटरी कास्ट बेस्ड सिस्टम बन गया। उसके बाद वैदिक एज की एक इंपॉर्टेंट टीचिंग ये भी थी कि इंसान को उसका कर्म करना बहुत जरूरी है और उसी से उसे धर्म की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता जो वैदिक एज में ही लिखी गई थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध लड़ो, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस आफ्टर। तुम क्षत्रिय हो इसलिए सिर्फ युद्ध करना ही तुम्हारा काम। वेदों में यह भी कहा गया कि अगर इंसान इस जन्म में ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करता है, जो काम उसके लिए बनाया गया है उस काम को वो ईमानदारी से करता है, तो अगले जन्म में उसे अपग्रेडेशन मिलेगा। अगले जन्म में हो सकता है शूद्र जो है वो अपने कर्मों के फल के द्वारा ब्राह्मण बनकर पैदा हो, मगर ब्राह्मण बनना भी असली एम नहीं बताया गया है। असली एम बताया गया है इस जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी, परमात्मा में मिलन, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। अब खैर इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो मैं इस पे एक अलग वीडियो ही बना दूंगा। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि क्योंकि कास्ट सिस्टम बनने लगी तो छोटे छोटे ट्राइबल्स जो थे, जो बिखरे हुए रहते थे, वो एक सोसाइटी में डेवलप होना शुरू हुए और उन सोसाइटीज को रूल करने लगे राजन, और इन सोसाइटीज को बोला जाता था जनपद। और जब ये छोटे छोटे जनपद कंबाइन हुए तो बन गए महाजनपद। एंशिएंट टेक्स्ट्स ये बताते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया में 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। ये जनपद थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अस्सक, गांधार और कंबोज। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग महाजनपद लोअर गंगा प्लेन्स में थे, क्योंकि झारखंड उड़ीसा का एरिया रिच था आयरन ओर में, और जब आयरन एज के अंदर लोहे के टूल्स बनने लगे तो उससे एग्रीकल्चर को बहुत बूस्ट मिला। ये रीजन ऑलरेडी बहुत सारी नदियां जैसे कि गंगा, गोमती, यमुना एक्सेट्रा के होने के कारण पहले से ही फर्टाइल था। ऊपर से अगर एग्रीकल्चर करने के लिए आपको अच्छे टूल्स मिल जाएं, एग्रीकल्चर अपग्रेड हो जाए, तो खेती की पैदावार और बढ़ जाएगी और उससे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उससे राजा को ज़्यादा टैक्स मिलेगा और राजा की आर्मी, मिलिट्री स्ट्रांग होगी। सिंपल सा फंडा आज भी काम करता है, जिस कंट्री के पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो ज़्यादा अमीर होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी अगर वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना जानती है। इसीलिए मैक्सिमम जनपद इन्हीं प्लेन्स के अंदर डेवलप हुए थे
और ये स्ट्रांग भी थे। महाजनपदों के डेवलप होने का दूसरा फैक्टर था राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। दोनों ही रिलीजन्स के अंदर नॉन वायलेंस की टीचिंग दी जाती थी, जिससे जो ट्राइबल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते थे, लड़ते थे, उन्होंने मिलजुल कर रहना सीख लिया था और मिलजुल कर रहने के कारण आपस में एकता बढ़ती गई और महाजनपद स्ट्रांग होते गए। जो आम आदमी था वो अब लड़ने के बजाय खेती और पशुपालन पर ध्यान देने लगा, जिससे रेवेन्यू बढ़ने लगा ओवरऑल हमारी कंट्री का। इसीलिए 600 बीसी से 300 बीसी का ये पीरियड इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन था डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमने पहले एक एपिसोड में कवर किया था। इस पीरियड में परमानेंट टाउन्स डेवलप हुए, उसके अंदर मार्केट्स डेवलप हुए और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की ट्रेडिंग की जाने लगी, जैसे कि खिलौने, टूल्स, अलग अलग कपड़े, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। ग्रोथ किसी भी सोसाइटी की तभी होती है जब कंजम्पशन बढ़ता है। पहले जो इंसान थे इसी सोसाइटी में, उनकी नीड थी सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, मगर धीरे धीरे जब पैसा आने लगा तो उनकी नीड्स बढ़ने लगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स उनको चाहिए थे, जिससे अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, अलग अलग स्किल्स डेवलप होने लगे। और जब व्यापार बढ़ता है, आपस में पैसे का लेन देन बढ़ता है, तभी सोसाइटी प्रॉस्पर होती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के साथ में एक कट जाता है राजा को या गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट में खर्च करके फिर सोसाइटी को प्रॉस्पर करती है। इन महाजनपदों में जो सिटीज बनी वो सेंटर ऑफ ट्रेड बनी। उनके अंदर मर्चेंट्स होते थे, मूर्तिकार होते थे, शिल्पकार होते थे, कुंभकार होते थे, मेटल वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, लेबरर्स थे। कुछ मेजर सिटीज थी राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, उज्जैन, काशी, तक्षशिला। हालांकि इस पूरे पीरियड में महिलाओं का रोल सिर्फ हाउस होल्ड वर्क का ही था, मगर कुछ टेक्स्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि कई जगह राजा की जगह रानियों ने भी रूल किया है, कई जगह फीमेल मर्चेंट्स भी हुए हैं। अब सभी महाजनपदों का रूलिंग सिस्टम सेम नहीं था। कई जगह किंगडम्स थे जिनको मोनार्की रूल करती थी या राजा रूल करते थे, और कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहां एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्लैन लीडर्स थे वो रूल करते थे। इन सभी महाजनपदों में एक फेमस महाजनपद था मगध का, जिसकी कैपिटल थी राजगृह पहले, उसके बाद इसको पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट पटना है वहां शिफ्ट कर दिया गया। मगध के पास में फर्टाइल लैंड थी, रिच आयरन ओर के रिसोर्सेज थे, जिस कारण ये बहुत ही पावरफुल होकर डेवलप हुआ, और इनके पास में हाथियों की सेना थी। इन्होंने हाथियों को ट्रेन करके लड़ाई लड़ना सीख लिया था, जिस कारण ये काफी पावरफुल थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि मगध ने सभी महाजनपदों को अपने एक बड़े एम्पायर के अंदर समेट कर पहली बार इंडिया में एक बड़ा एम्पायर बनाया था। इसको हम अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नॉर्थ में, जहां पर एक महाजनपद था कौशल, जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। कौशल मगध का एक बहुत बड़ा राइवल था, और ये फेमस है अयोध्या नाम के एक किंगडम के लिए जो कौशल में हुआ करता था। अयोध्या का वर्णन रामायण में हमें मिलता है। इसके पास में था महाजनपद वत्स, जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। अवंती महाजनपद, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन, वो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने का काम करता था और मालवा प्लेट्यू पर राज करता था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जहां प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, वहां पर दो महाजनपद थे, गांधार और कंबोज। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, जो एक एजुकेशनल हब था। गांधार का वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। इसके पास में था कंबोज, जो अपने घोड़ों और कैवलरी के लिए बहुत फेमस था। गांधार और कंबोज इस पीरियड में ग्रीक और पर्शियन सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। पर्शियंस ने आकर इन पर कब्जा किया था। बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट जब 327 बीसी में आया तो उन्होंने भी गांधार और कंबोज पर कब्जा किया था, मगर बाद में वो मगध एम्पायर की सीमा को टच करके वापस लौट गए थे। इन इन्वेजन्स को हमने अपने पर्शियन और ग्रीक एम्पायर वाले एपिसोड्स में डिस्कस किया था, आप चाहें तो वो देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में। अब इन 16 महाजनपदों में दो थे वज्जी और मल्ल, जिनको कोई राजा रूल नहीं किया करते थे, उनमें कोई मोनार्की नहीं हुआ करती थी। ये होती थी डेमोक्रेसीज, और इनको बोला जाता था गण संघ। ये नॉर्मल डेमोक्रेसीज नहीं थी। था क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स ने आपस में अपना एक लीडर चुन लिया, जो एक नेचुरल है एक ट्राइब के लिए। कोई भी ट्राइब अपना लीडर चुन लेती है, या लीडर जो सबसे पावरफुल होता है उसको मान लिया जाता है। ये सभी जो पावरफुल लीडर्स थे उन्होंने अपना एक काउंसिल बनाया और बना वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद। इन महाजनपदों की गवर्नमेंट ये काउंसिल चलाया करता था, जिसके अंदर सभी ट्राइबल लीडर्स इकट्ठे हुआ करते थे, और उन सब में से एक नेता चुन लिया जाता था जो उस महाजनपद का रिप्रेजेंटेटिव था। इन गण संघों के इवॉल्व होने का मेजर रीजन था पूरे देश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दबदबा। ये ट्राइबल्स ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर ब्राह्मण या क्षत्रिय आकर रूल करें, हम तो खुद का स्वराज चाहते हैं। कुशीनगर और पावा नाम की जो जगह है वो इन्हीं गण संघों में आती थी, और ये जगह भगवान बुद्ध के लाइफ के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। इनके गण संघ होने का प्रूफ हमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में भी मिलता है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध ने भी ये वज्जी और मल्ल के डेमोक्रेटिक सिस्टम की तारीफ की है। अब इस पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका सेपरेट मेंशन होना बनता है, जो कि है गांधार के अंदर सिचुएटेड सिटी तक्षशिला। तक्षशिला बसाई गई थी 5th सेंचुरी बीसीई में। ये प्रेजेंट डे रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है उसके पास में सिचुएटेड थी, और ये एक बहुत बड़ा सेंटर थी लर्निंग का।
इसमें यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी और ये यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड से अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स और थिंकर्स को अपने पास अट्रैक्ट करती थी। यहाँ सिर्फ भारतीय लोग ही एजुकेशन लेने नहीं आए, बल्कि दूर ग्रीस से, पर्शिया से, रोमन एम्पायर से भी स्कॉलर्स आते थे और पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे। अब तक्षशिला कोई एक सिंगल यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं था, बल्कि ये पूरी सिटी ही लर्निंग का हब थी। कहीं पे कुछ पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे वॉरफेयर पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे मूर्ति कला पढ़ाई जा रही है, कहीं पे पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है। लर्निंग की एक सिटी थी, जैसे कि कोटा है, जहाँ अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं अलग अलग जगह पे, वैसे ही अलग अलग स्कूल्स खुला करते थे। हर एक गुरु अपना एक स्कूल खोलकर बैठ जाता था और वहां पर स्टूडेंट्स आकर पढ़ा करते थे। तक्षशिला में वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, यहाँ मिलिट्री साइंस पढ़ाई जाती थी, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी और लॉ भी पढ़ाया जाता था। इनफैक्ट तक्षशिला बहुत फेमस था राजाओं को और मंत्रियों को ट्रेन करने में। चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडवाइजर गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य बोला जाता है, उन्होंने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की। यहाँ की मेडिकल साइंस भी सुपीरियर थी। यहाँ पे आयुर्वेद था और उसने बहुत डेवलपमेंट किया था। बहुत सारे इलाज पद्धतियां यहाँ पे सिखाई जाती थी, लोगों का ट्रीटमेंट भी किया जाता था। तक्षशिला को मेजर ब्लो लगा जब पर्शियन किंग डैरियस I ने गांधार को अपने कब्जे में ले लिया और तक्षशिला पर अटैक किया। कई सेंचुरीज बाद में 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पर आया और फिर से तक्षशिला पर अटैक किया। हालांकि कोई भी इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, मगर कोई भी रीजन जिसकी सत्ता बार बार बदलती रहती है उसमें डिग्रेडेशन, डिस्टर्बेंस जरूर आता है। इसके बावजूद तक्षशिला में एजुकेशन अगले 1000 साल तक चलती रही और 5th सेंचुरी AD के अंदर जाके तक्षशिला खत्म हुई, जब सेंट्रल एशिया से हुन्स नाम की एक ट्राइब आई थी और उन्होंने पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जाकर स्वीपिंग की और तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी कहानी हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। फिलहाल 600 से 300 BC के टाइम पीरियड में बने रहते हैं। 300 BC आते आते इन महाजनपदों में आपस में लड़ाई बढ़ने लगी। अब वैसे तो कई सारे महाजनपद बहुत पावरफुल थे, मगर इन सब को आउटशाइन किया एक महाजनपद ने, जो था मगध, जो कि मैंने पहले भी बताया था क्यों। अब 300 BC तक सिर्फ मगध ने डेवलपमेंट नहीं किया था, हर एक जगह अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। फोर्ट्स बनने लगे, किले, दीवारें बनने लगी, सेनाएं बनने लगी और आपस में एक दूसरे से लड़ाइयां बढ़ने लगी। मगध के कुछ रूलर्स जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु ने बहुत एक्सपांशन किया। उन्होंने कई जगह डिप्लोमेसी दिखाई, कई जगह युद्ध लड़े। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मगध ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने एम्पायर में डेवलप किया, जिसका नाम था मगध एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पावर में राइज किए और उसके बाद में सम्राट अशोक ने कैसे इंडिया को एक किया। फिलहाल आप या आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज उन्हें कहिए tcc.lla.in पर जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए मेरी मास्टर क्लास के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की बाकी वीडियोस आप यहां पर जाकर देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। मैं चलता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।